सुपरपोजिशन ऑफ वेव का 4th लेक्चर है और एक लेक्चर रहेगा जिसमें अपन थोड़ा कंटेंट पढ़ेंगे और पीछे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ थ्योरी क्वेश्चंस भी करेंगे. सो इट विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस. एंड लेट मी क्लियर वन थिंग कि जैसे अपन ने जितने भी चैप्टर्स आज तक कंप्लीट किए हैं तो उसके टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करने हैं क्योंकि कोई नए कंटेंट भी उसमें ऐड किए हैं. तो वंस यू जॉइन द क्लास तब सभी चीज़ें क्लियर अच्छी तरीके से हो जाएंगी. सो डोंट वरी अबाउट दैट. अभी जो करंट चैप्टर चालू है वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो, ठीक है. सो आज जो है आज अपन पर्टिकुलरली बीट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. के बारे में पढ़ेंगे बीट्स. ठीक है. अब ये बीट्स होता क्या है? आपने कभी ये वर्ड सुना है, हार्ट बीट वगैरह सुना ही है. तो हार्ट बीट अपन जब देखते हैं तो ऐसा हाथ रखे आप देखेंगे तो कभी ऐसा लगता है कि कुछ साउंड प्रोड्यूस्ड हो रहा है जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा है. सडनली इंटेंसिटी ड्रॉप टू 0. पहले कुछ साउंड प्रोड्यूस होगा जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा. आफ्टर दैट द इंटेंसिटी ड्रॉप टू 0. सो ये जो इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और मिनिमम इंटेंसिटी साउंड प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ये साउंड के फॉर्मेशन को ही अपन बीट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं अपन? बीट्स. समझ में आया? तो बीट्स में पर्टिकुलरली एक साउंड जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा है वो प्रोड्यूस्ड होगा. सेकंड में एक ऐसा साउंड जिसका इंटेंसिटी कम है वो भी प्रोड्यूस्ड होगा. तो बीट्स क्या होता है तो वो समझने के लिए आपको ये पता होना. वैक्सिंग. वैक्सिंग क्या होता है? वैक्सिंग इज द साउंड ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी. एक ऐसा साउंड जहां पे इंटेंसिटी क्या रहेंगी? मैक्सिमम रहेंगे. उसको आपको बोलना है वैक्सिंग. क्या बोलना है आपको? वैक्सिंग. तो वैक्सिंग क्या है? द साउंड ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी. साउंड ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इज कॉल्ड एज अ वैक्सिंग. जो भी मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड रहेगा उसको आपको क्या बोलना है? वैक्सिंग बोलना है. ठीक है. और एक वर्ड आएगा वैनिंग. क्या वर्ड आएगा? वैनिंग. वैनिंग क्या है? द साउंड ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी. साउंड ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी उसको अपन क्या बोलते हैं? वैनिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं अपन? वैनिंग. तो बीट्स बेसिकली होता क्या है? बीट्स होता है अल्टरनेट फॉर्मेशन ऑफ वैक्सिंग एंड वैनिंग. अल्टरनेट फॉर्मेशन किसका? वैक्सिंग एंड वैनिंग का. उसको अपन बोलते हैं बीट्स. क्या बोलते हैं अपन? बीट्स. समझ में आया? व्हाट इज द बीट्स? बीट्स इज द अल्टरनेट फॉर्मेशन ऑफ वैक्सिंग एंड वैनिंग. वही बताया था मैंने कि एक बार ऐसा साउंड प्रोड्यूस्ड होगा जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, एक बार ऐसा प्रोड्यूस्ड होगा जिसकी इंटेंसिटी मिनिमम है. तो व्हाट इज द बीट्स? बीट्स इज इट इज द अल्टरनेट फॉर्मेशन ऑफ वैक्सिंग एंड वैनिंग. बीट्स क्या है? अल्टरनेट फॉर्मेशन है इसका? वैक्सिंग एंड वैनिंग का. वैक्सिंग एंड वैनिंग का. समझे? कोई डाउट किसी को? ठीक है. तो बीट्स क्या होता है? बीट्स प्रोड्यूस कैसे होता है? बीट्स प्रोड्यूस होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है वो समझ के लिए. क्या होता है? बीट्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो देखो
बिट्स आपको अगर प्रोड्यूस करना है तो रिक्वायरमेंट क्या है कि कम से कम आपके पास 2 वेव रहने चाहिए। कितने वेव रहने चाहिए? 2 वेव। एक वेव से बिट्स प्रोड्यूस नहीं होता, देयर मस्ट बी 2 वेव्स। तो जो भी 2 वेव्स है जिसके वजह से आपका बिट्स प्रोड्यूस हो रहा है, उनका एम्पलीट्यूड सेम रहना चाहिए। एम्पलीट्यूड क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। बट जो भी उनकी फ्रीक्वेंसी रहती है, जितने नंबर ऑफ वेव्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी मस्ट बी डिफरेंट, तो ही बिट्स फॉर्म होता है। तो ही क्या फॉर्म होता है? बिट्स। समझ में आया? तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बिट्स we required how many waves? 2 waves having the same amplitude but slightly different frequency। 2 वेव जिनका एम्पलीट्यूड सेम रहे बट फ्रीक्वेंसी कैसी रहे? अलग, तभी क्या फॉर्म होता है? बिट्स फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? बिट्स। समझ में आया? तो इतना आप कॉपी कर लिए होंगे तो मिटा रहा हूं मैं। तो क्या होगा फिर? देखो, फॉर द formation of bits there must be 2 waves of equal amplitude। 2 वेव है जिनका एम्पलीट्यूड क्या रहे? इक्वल, बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? 2 पर्टिकुलरली वेव रहने चाहिए जिनका एम्पलीट्यूड क्या रहे? सेम रहे, बट फ्रीक्वेंसी क्या रहे? डिफरेंट, तभी क्या फॉर्म होगा? बिट्स फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? बिट्स। तो एग्जाम में एक बढ़िया सा क्वेश्चन आता है, शो दैट बिट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द डिफरेंस इन इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। जो भी बिट फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल हो जाती है? डिफरेंस इन इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ता है। ओके, और ऐसा भी आता है डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर बिट फ्रीक्वेंसी। ये मिटा रहा हूं, देखो। व्हाट इज द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इज, show that bit frequency is equal to difference in a individual frequency of wave। जो भी बिट फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल होता है? डिफरेंस इन इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी। तो देखो अभी ध्यान दो, तो अपन क्या करेंगे? लेट अस कंसीडर two waves having एम्पलीट्यूड A। 2 वेव ले रहे हैं अपन, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? A, एंड फ्रीक्वेंसी N1 एंड N2। 2 वेव लेंगे जिसका एम्पलीट्यूड कितना है? A है, और फ्रीक्वेंसी कितना है? N1 और N2। ठीक है, let us suppose N1 is greater than N2
n1 किससे बड़ा है, n2 से बड़ा है। समझ में आया? n1 किससे बड़ा है, n2 से बड़ा है। तो अपन वेव का इक्वेशन लेंगे, इफ y1 and y2 are the displacement of the wave। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट है किसका, वेव्स का। मतलब पहला वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी n1 है उसका डिस्प्लेसमेंट y1 है, दूसरा वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी n2 है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, y2 है। तो अपन ने एक पढ़ा है ऑसिलेशन में x इक्वल टू a sin ओमेगा t पढ़ा है, तो वही x की जगह यहाँ पे y आएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल। तो अपन लिखेंगे कैसे, ध्यान दो यहाँ पे। तो y1 क्या होगा, y1 मस्ट बी इक्वल टू a sin ओमेगा की जगह क्या है, 2 पाई n1t, राइट। y2 क्या हो जाएगा, हाँ, a sin ओमेगा की जगह 2 पाई n2t। कोई डाउट? इसी को दो वेव्स दिए अपन ने, दोनों का एम्पलीट्यूड कितना है, a1 और a2, डिस्प्लेसमेंट कितना है, y1 एंड y2, फ्रीक्वेंसी है, सॉरी एम्पलीट्यूड एक ही है a, फ्रीक्वेंसी है n1 और n2, y की जगह a sin 2 पाई n1t y1 की जगह, और y2 की जगह a sin 2 पाई n2t। समझा? अब जब अपन ने सुपरपोजिशन पढ़े थे तो अपन ने क्या बोला था, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो व्हेन वेव गेट सुपर इम्पोज, वेव क्या होती है, सुपर इम्पोज होती है, तो y अगर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, y क्या है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, देन y किसके इक्वल होना चाहिए, y1 प्लस y2, y किसके इक्वल होना चाहिए, y1 प्लस y2। तो y1 क्या है, a sin 2 पाई n1t, y2 क्या है, a sin 2 पाई n2t। समझा? ठीक है, तो यहां तक आप कॉपी कर लो पहले। अपन ने दोनों वेव का क्या किया है, यहाँ पे एडिशन किया है। क्या किया है, एडिशन, और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अपन ने निकाला। ठीक है, का देखो मिटा रहा हूं। तो क्या है यहाँ पे, y इक्वल टू a कॉमन निकालेंगे, अंदर साइन ऑफ 2 पाई n1t प्लस साइन ऑफ 2 पाई n2t हो जाएगा, साइन ऑफ 2 पाई n1t साइन ऑफ 2 पाई n2t। तो देखो ये साइन है, इसको a कंसीडर करो और इसको क्या कंसीडर करो, b। तो साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस साइन b, क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2, साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। समझ में आया? तो इसको आपको क्या कंसीडर करना है, a, इसको आपको क्या कंसीडर करना है, b। यहाँ पे क्या होगा फिर y इक्वल टू 2a साइन a प्लस b, क्या होगा फिर 2 पाई n1t प्लस 2 पाई n2t डिवाइडेड बाई 2 होगा, इंटू क्या होगा cos a माइनस b, हाँ 2 पाई n1t माइनस 2 पाई n2t डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। समझे क्या? कोई डाउट इसी को? पक्का? कुछ भी नहीं किया मैंने, साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगाया है ना। हियर देखो y इक्वल टू क्या होगा, 2a, हाँ साइन 2 पाई,
इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, n1 प्लस n2 अपॉन 2 इंटू टी लिख सकते हैं, इंटू कॉस 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, समझ में आया? मैंने कुछ भी नहीं किया, ये 2 पाई भी कॉमन था, टी भी कॉमन था, यहाँ पर लिख दिया। पक्का? कोई डाउट इसी को ना? देखो नाउ पुट, अब हम पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे 2a cos ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इक्वल टू आर पुट करेंगे एन n1 प्लस n2 अपॉन 2 की जगह अपन क्या पुट करेंगे, n, क्या पुट करेंगे अपन, n। ठीक है, जो ये पार्ट था 2a cos वाला, इसकी जगह मैंने r पुट किया, r को अपन बोलेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। r क्या हो जाएगा, r इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। r क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। समझा? कोई डाउट? इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर, इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू r sin 2 पाई nt। आ गया वही इक्वेशन, बट रिजल्टेंट के फॉर्म में आया। क्यों रिजल्टेंट के फॉर्म में आया? क्योंकि y क्या है आपका, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। क्या है आपका, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। समझे? कोई डाउट इसी को? ओके, देखो देख लो एक बार पूरा। समझा क्या? तो देखो अभी नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ इज नीरज and in the today's class we will discuss about the free vibration, forced vibration and resonance. See, there are 3 different content, but each content is depend upon the other. So in a first attempt we will learn about the free vibration. So what is the free vibration? फ्री वाइब्रेशन यानी होता है कि फ्रीली वाइब्रेट होना, कोई एक्सटर्नल एजेंट और एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो देखो अभी ध्यान दो, तो फॉर एग्जांपल ये अगर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मैंने लिया है और ये ऑब्जेक्ट को, ये उसका मीन पोजीशन है, ये क्या है उसका मीन पोजीशन। ये ऑब्जेक्ट को मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस्ड किया, स्लाइटली क्या किया, डिस्प्लेस्ड और छोड़ दिया, तो बॉडी क्या परफॉर्म करेंगी, वाइब्रेशन परफॉर्म करेंगी। उसको अपने को बोलना है फ्री वाइब्रेशन। क्या बोलना है अपने को, फ्री वाइब्रेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम। ये आपने बॉडी लिया, ये बॉडी का क्या है, मीन पोजीशन। क्या है, मीन पोजीशन। ये बॉडी को मैंने ऐसे थोड़ा ढकला और छोड़ दिया, थोड़ा ढकला और छोड़ दिया, तो बॉडी क्या करेंगी, ऐसे वाइब्रेट करेंगी। तो उस वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं अपन, फ्री वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं अपन, फ्री वाइब्रेशन। तो देखो डिफाइन क्या करना है अपने को, कैसे, व्हेन अ बॉडी is slightly displaced away from the mean position, and release, then body performs the vibration. Such a vibration is called as a free vibration. Again I am repeating my statement. If this is what a body, याद नहीं करना है, समझ के ले लो, अपने आप लिख लोगे। If a body slightly displaced away from the mean position, and release, छोड़ देना, then body performs the vibration. Such a vibration is called as a free vibration. वो वाइब्रेशन को अपन क्या बोलेंगे, फ्री वाइब्रेशन। समझ में आया? तो what is the free vibration? Write down here. देखो, when a body is slightly displaced
away from the mean position, away from the mean position, then it performs vibration. Such a vibration is called free vibration. क्या बोलेंगे इसको अपन? फ्री वाइब्रेशन. आपको समझने के लिए बता दूं, बॉडी को मीन पोजीशन से थोड़ा दूर भेज दो और छोड़ दो. मीन पोजीशन से थोड़ा दूर भेज दो और छोड़ दो, तो बॉडी जो वाइब्रेशन करती है उसको अपन बोलते हैं फ्री वाइब्रेशन. क्या बोलते हैं अपन? फ्री वाइब्रेशन. समझा? कोई डाउट? ठीक है. अब फोर्स वाइब्रेशन क्या है, तो वो ध्यान दो. अब देखो, ये बॉडी है, ये बॉडी का कौन सा पोजीशन है? मीन पोजीशन है. अब अपन क्या कर रहे हैं? बॉडी के ऊपर कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो ऐसे वाइब्रेशन को फोर्स वाइब्रेशन बोलना. एक बार ऐसे छोड़ा तो फ्री वाइब्रेशन हो गया, और बॉडी को अब मैं कंटिन्यूअसली क्या अप्लाई कर रहा हूँ? फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. क्या अप्लाई कर रहा हूँ? फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. तो इसको अपन क्या बोलना है आपको? फोर्स वाइब्रेशन. क्या बोलना है आपको? फोर्स वाइब्रेशन. तो देखो अभी फोर्स वाइब्रेशन क्या है? When a body, what is this? A body is made to vibrate under the action of external periodic force. मैं क्या कर रहा हूं? एक प्रकार का क्या अप्लाई कर रहा हूं? फोर्स. कंटिन्यूअस बेसिस पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं. और बॉडी क्यों वाइब्रेट हो रही है? क्योंकि मेरा फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट हो रहा है. तो ऐसे वाइब्रेशन को अपने को क्या बोलना है? फोर्स वाइब्रेशन. क्या बोलना है अपने को? फोर्स. मीन से धकला छोड़ दिया तो फ्री. कंटिन्यूअस फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो कौन सा वाइब्रेशन हो गया? फोर्स वाइब्रेशन. कौन सा वाइब्रेशन हो गया? फोर्स वाइब्रेशन. तो व्हाट इज द फोर्स वाइब्रेशन? बेसिकली व्हेन अ बॉडी इज मेड टू वाइब्रेट. मेड टू वाइब्रेट मतलब अपन कर रहे हैं by the external periodic force, then such a vibration is called as a force vibration. क्या बोलते हैं इसको अपन? force vibration. So what is the force vibration? When a body is made to vibrate under the action of external periodic force, such a vibration is called as a force vibration. Now you can write down when a body is made to vibrate मतलब अपन करवा रहे हैं, यहां पे अपने आप हो रहा है. under the action of external periodic force, such a vibration is called force vibration. उसको अपन क्या बोलते हैं? force vibration. एक्सटर्नल फोर्स से कर रहे तो फोर्स वाइब्रेशन. तो देख रहा है सेकंड पॉइंट. सी सेकंड पॉइंट इज व्हाट? ध्यान दो. देखो यहां पे क्या करते अपन? बॉडी को ऐसे डिस्प्लेस करते और छोड़ देते. बॉडी क्या होती है? अपने आप वाइब्रेट होती है. तो ये जो बॉडी की जो वाइब्रेशन है, जिसको अपन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन? फ्रीक्वेंसी इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी. मतलब बॉडी वाइब्रेट विथ इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी. बॉडी क्या करता है? खुद के ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है. नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है मास पे. लेट अस सपोज ये पेन है, पेन बहुत हेवी है. हेवी को अगर अपन ने ऐसे वाइब्रेट करके छोड़ दिया तो जल्दी रुक जाएगा. वही एक आधा लाइट वेट ऑब्जेक्ट है, हल्का ऑब्जेक्ट है, वो हल्के ऑब्जेक्ट को आप ऐसे पकड़ो, छोड़ो और वाइब्रेट करो, देखो वो अपने आप ज्यादा वाइब्रेट होगा.
सिंपल लॉजिक है ना। बहुत मोटा मोटा लड़का है तो दौड़ पाता है क्या? नहीं। पतला सा लड़का आसानी से दौड़ पाता है। सेम केस, एक ऑब्जेक्ट है, हेवी है तो जल्दी रुक जाएगा, लाइट वेट है, हल्का है तो ज्यादा वाइब्रेट करेगा। तो वैसे ही जो भी फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट होता है वो उसको अपन बोलते हैं उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसकी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके मास के ऊपर। तो क्या होगा फिर फ्री वाइब्रेशन में? सेकंड पॉइंट, इन अ फ्री वाइब्रेशन बॉडी वाइब्रेट विथ इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। बॉडी खुद के ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होती है, विच डिपेंड अपॉन द मास, शेप एंड साइज। काय पे डिपेंड करता है वो? बॉडी के मास पे, बॉडी के शेप पे एंड बॉडी के साइज पे भी। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखना है? इन अ फ्री वाइब्रेशन बॉडी vibrate with its own natural frequency, which depends upon mass, shape and साइज। क्या पे डिपेंड करता है वो? मास, शेप एंड साइज। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या होगा? देखो, अब यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी है, देखो अब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, जल्दी जल्दी वाइब्रेट हो रहा है बॉडी, हो रहा है। अब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, देखो तो जाके आने के लिए टाइम लग रहा है। तो जहां पे मैं देखो कम फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, बॉडी रैपिडली वाइब्रेट हो रही है। ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो बॉडी स्लोली वाइब्रेट हो रही है। मतलब उतने पर्टिकुलरली जो भी डिस्प्लेसमेंट है, वेव है, वो कंप्लीट कर रहा है क्या? ऑसिलेशन कंप्लीट कर पा रहा है क्या? नहीं। मतलब मैं जैसे फोर्स अप्लाई करूंगा उसके हिसाब से इसका वाइब्रेशन डिसाइड होगा। कम फोर्स अप्लाई करूंगा तो फटाफट वाइब्रेट हो रहा है, दिख रहा है। ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा तो जाएगा आएगा, फिर से मैं अप्लाई करूंगा। तो ये जो बॉडी की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है एक्सटर्नल फोर्स पे जो मैं दे रहा हूं। मैंने कम फोर्स अप्लाई किया, रैपिडली वाइब्रेशन हो रहा है। ज्यादा फोर्स अप्लाई किया रहा तो स्लोली वाइब्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या है? बॉडी क्या होता है? ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होता है। यहाँ पे आपको क्या बोलना है? बॉडी वाइब्रेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। एक्सटर्नल जो फोर्स है उस पे बॉडी का फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है। क्या पे डिपेंड करता है? एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स पे। समझ में आया? व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? बॉडी वाइब्रेट, और ऐसा भी बोल सकते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी, the frequency of the body depends upon the frequency of external periodic force। जो एक्सटर्नल फोर्स आप दे रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। समझ में आया क्या? कोई डाउट? समझा? ठीक। फ्री वाइब्रेशन का आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपने कभी घड़ी देखा होगा, पुराने घड़ीज में एक पेंडुलम का रहता था वॉल, वो क्लॉक जो रहती थी ना, वो क्या होता था? जैसे 10 बज गए, 11 बज गए, तो वो पेंडुलम क्या करता था? ऐसे वाइब्रेट होता था, साथ ही साथ अलार्म भी बजता था। फिर वाइब्रेट होते होते वो फिर से क्या हो रहा था? स्टॉप हो रहा था। बराबर है कि नहीं? क्योंकि यहां पे अपन एक ही बार फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसको छोड़ रहे हैं। बराबर? यहां पे क्या होगा? यहां पे अपन कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे बॉडी इधर आएंगी उसको रुकने दे रहे हैं क्या? नहीं। फिर से क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स कर रहे हैं। पर जब
वो पेंडुलम का अपन बात करेंगे तो वहां पे आप तो नहीं जा रहे ना फोर्स अप्लाई करने को। एक बार उसको फोर्स दे दिया, फिर धीरे 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 वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। बराबर। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे देखो पहले बॉडी था, मैंने इसे छोड़ा, आया, ऐसे आते 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 क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। तो इसको अपन बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं अपन, एम्पलीट्यूड। यहां पे उसका एम्पलीट्यूड धीरे 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 कम हो रहा है और फाइनली कितना हो रहा है, 0, रुक रहा है ना वो। तो यहां पे आपको थर्ड पॉइंट बताना है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। एम्पलीट्यूड जो है ये वाला, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है और कितना बन जाता है फाइनली, 0। तो उसको आपको बोलना है डैम्प्ड वाइब्रेशन। क्या बोलना है आपको, डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो इन अ फ्री वाइब्रेशन, थर्ड पॉइंट आपको बताना है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। जो भी एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का वो कंटिन्यूअसली क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है एंड बिकम्स 0। हेंस इट इज कॉल्ड एज डैम्प्ड वाइब्रेशन। क्या बोलना है उसको अपन, डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो यहां पे आपको बताना है, इन अ फ्री वाइब्रेशन amplitude continuously decreases, hence it is called as damped वाइब्रेशन। इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, डैम्प्ड वाइब्रेशन। समझा क्या, एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, इसलिए आपको उसको क्या बोलना है, डैम्प्ड वाइब्रेशन बोलना है। क्या बोलना है आपको उसको, डैम्प्ड वाइब्रेशन। ठीक है। पर फोर्स वाइब्रेशन में क्या होता है, फोर्स वाइब्रेशन में कंटिन्यूअसली अपन क्या अप्लाई करते रहते हैं, फोर्स। जैसे वो आया फिर से क्या अप्लाई करो, फोर्स। जैसे वो आया फिर से क्या अप्लाई करो, फोर्स। तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट था वो घटेगा क्या, नहीं घटेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्यों, अपन क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए वो कांस्टेंट रहेगा। इसलिए अपन उसको बोलना है आपको अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। क्या बोलना है आपको, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या है, इन अ फोर्स वाइब्रेशन क्या होगा, amplitude of vibration does not change होता है क्या, नहीं होता। hence it is called as undamped vibration। उसको अपन क्या बोलते हैं, undamped वाइब्रेशन बोलते हैं। तो देखो आपको कोई डाउट है क्या, कॉपी कर लो नोट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेजोनेंस। काय के बारे में पढ़ेंगे अपन, रेजोनेंस के। तो देखो मिटा रहा हूं। तो रेजोनेंस क्या होता है, देखिए ध्यान दे आपका, रेजोनेंस तो रेजोनेंस क्या होता है, तो रेजोनेंस एक स्पेशल केस है फोर्स वाइब्रेशन का। स्पेशल केस क्या है, फोर्स वाइब्रेशन का। तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने, अगर मैं आपको एक जनरल सा एग्जांपल देता हूँ कि कभी क्या करो कि मूवीज में अपन देखते हैं कि कोई एक्सप्लोजिव अगर फूट गया तो वो अपना ग्लास जो है वो ग्लास में ऐसे क्रैक्स गिरते हैं, और एक आधा डीजे चालू रखो साइड में बहुत, और पानी का ग्लास रख दो तो पानी का ग्लास क्या होगा, ऐसे वाइब्रेट होता है। नहीं तो आप जैसे कोई शेगांव वगैरह गया होगा तो देखो आप एक पुल है ऐसे, वो पुल पे आप अगर चलोगे तो अपने आप वाइब्रेट होता है ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। तो क्या होता है इस केस में, जैसे डीजे चल रहा है तो ग्लास वाइब्रेट कब होता है, डीजे जो चल रहा है वो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है।
और ग्लास की अगर कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी होंगी, दोनों अगर मैच होंगे तो क्या होता है? रेजोनेंस ऑक्यूर होता है। क्या ऑक्यूर होता है? रेजोनेंस। कब? जब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन दोनों क्या हो गए? मैच हो गए, तो रेजोनेंस ऑक्यूर होगा। क्या ऑक्यूर होगा? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है? देखो, it is a special case of force vibration. It is a special case of force vibration. When the natural frequency of the body becomes equal to the frequency of external periodic force. किसके इक्वल हो जाता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, देन द रेजोनेंस ऑक्यूर। बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी जब दोनों मैच हो जाए तो रेजोनेंस ऑक्यूर होगा। क्या ऑक्यूर होगा? रेजोनेंस। समझ में आया? तो रेजोनेंस क्या है? इट इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन। स्पेशल केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन when the frequency of external periodic force becomes equal to the natural frequency of the body, becomes equal to the natural frequency of the body, then resonance occur. क्या occur होता है? resonance occur होता है। क्या occur होता है? resonance। अगर जो भी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है, दोनों इक्वल हो गए तो रेजोनेंस ऑक्यूर होता है। तो देखो यहां पे रेजोनेंस जब होता है ना, तो बॉडी बहुत जोर से वाइब्रेट होती है। बहुत जोर से वाइब्रेट होंगी, मतलब उसका जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का, एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो बहुत ही ज्यादा रहेगा। बहुत ही क्या रहेगा? ज्यादा। तो यहां पे क्या बोलना है? एट रेजोनेंस बॉडी वाइब्रेट विथ अ ग्रेटर एम्पलीट्यूड। बॉडी कैसे वाइब्रेट होती है? विथ अ ग्रेटर एम्पलीट्यूड। तो यहां पे इन अ रेजोनेंस बॉडी वाइब्रेट with a greater amplitude। बॉडी कैसे वाइब्रेट होता है? विथ अ ग्रेटर एम्पलीट्यूड। कोई भी फ्रीक्वेंसी पे नहीं होता यहाँ। जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तभी होता है। जैसे यहाँ पे F इक्वल टू एफ आर लेने का, ये क्या लेने का? एम्पलीट्यूड। क्या लेने का? ये एम्पलीट्यूड। समझा? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या रहता है? ज्यादा रहता है जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों क्या रहे? सेम। दोनों क्या रहे? सेम। इसका एग्जांपल आप ध्यान में रखो। सोल्जर्स जो रहते हैं वो मार्च करते हैं। मार्च करना मतलब वो लेफ्ट राइट करते रहे ना। अगर एक आधा सस्पेंशन ब्रिज आ गया, क्या आ गया? सस्पेंशन ब्रिज बोलो, नहीं तो हैंगिंग ब्रिज बोलो, वो अगर बीच में आ गया तो सोल्जर्स क्या करते हैं? अपने फुट स्टेप्स को ब्रेक करते हैं। फुट स्टेप्स को क्या करते हैं? ब्रेक। क्यों? अगर नहीं ब्रेक किए और उनकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है शूज की, टो की, और वो ब्रिज की फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो ब्रिज कोलैप्स भी हो सकता है। समझ में आया? तो सोल्जर मार्च, सोल्जर्स जो रहते हैं, सोल्जर्स ब्रेक देयर फुटस्टेप्स while crossing a suspension bridge, soldiers break their footstep while crossing
सस्पेंशन ब्रिज, वो अपना सस्पेंशन ब्रिज क्रॉस करते समय फुटस्टेप ब्रेक करते हैं। इफ क्यों ऐसा? इफ फ्रीक्वेंसी, यहां पे लिख रहा हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर स्टेप्स become equal to natural frequency of the body, then bridge may collapse. Bridge लिखो, then bridge may collapse। ठीक है, देखो इतना कॉपी कर लो। ठीक है, सी नाउ विल डिस्कस अबाउट द सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट। तो सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट होता क्या है? बेसिकली ये एक नया कंटेंट ऐड हुआ है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव कैसे फॉर्म होता है एक्सपेरिमेंटली, उसको अपन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पे अपन लर्न करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। देख एक्सपेरिमेंटल है ये पूरा, तो जो आपको दिख रहा है वैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो क्या होता है सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट जो है, इट कंसिस्ट ऑफ साउंड बॉक्स। क्या कंसिस्ट करता है? साउंड बॉक्स वो कंसिस्ट करता है। साउंड बॉक्स इसलिए उसको कहा गया है क्योंकि वो बॉक्स के अंदर एयर रहती है। क्या रहती है? एयर। और एयर जब वाइब्रेट होती है तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने इंस्ट्रूमेंट देखा है, तबला, गिटार वगैरह जो रहता है उसमें क्या रहती है? हमेशा एयर। क्या रहती है? हमेशा एयर। तो देखो अभी ध्यान, तो क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ साउंड बॉक्स which is used to produce the large amount of sound by vibrating a large amount of air in it। जो भी उसके अंदर का एयर है, लार्ज अमाउंट ऑफ एयर, उसको वाइब्रेट करके अपन क्या प्रोड्यूस करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? साउंड। इसलिए उसको अपन क्या बोले हैं? साउंड बॉक्स। तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? इट कंसिस्ट ऑफ साउंड बॉक्स इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर इज प्लेस्ड। क्या प्लेस करते हैं अपन? लार्ज अमाउंट ऑफ एयर। क्या के लिए? इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड। लार्ज अमाउंट ऑफ क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो उसमें साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ साउंड बॉक्स। क्या कंसिस्ट करता है? साउंड बॉक्स इन विच large amount of air is placed। large amount of क्या प्लेस करते हैं? एयर। the sound is produced by vibrating the air। क्या करते हैं अपन? एयर को क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। और क्या प्रोड्यूस करते हैं अपन? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? साउंड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, एक मूवेबल ब्रिजेस है। इसको P नाम दे दो, इसको Q नाम दे दो, ये A ले लो, वायर की लेंथ AB। इट कंसिस्ट ऑफ मूवेबल ब्रिजेस। क्या कंसिस्ट करता है? ये मूवेबल ब्रिज कंसीडर करता है। जैसे आपके ब्रिज कौन सा है? PQ है, ये मूवेबल है। तो जैसे जैसे अपन मूव करेंगे पास में, ये जो वायर की लेंथ है वो वायर की लेंथ घट जाएंगी।
दूर मूव करेंगे तो वायर की लेंथ क्या होंगी, बढ़ेगी। तो सिंपल है, इट कंसिस्ट ऑफ अ मूवेबल ब्रिजेस P and Q. The wire which is placed along the length of the box. वायर क्या है, अपन along the length of the box उसको प्लेस किया है वायर को। Its length can be varied by the movable bridges. उसकी जो लेंथ है वो मूवेबल ब्रिजेस से अपन क्या कर सकते हैं, वैरी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वैरी। तो क्या है, देखो अभी, इट कंसिस्ट ऑफ, हाँ क्या कंसिस्ट करते हैं वो, मूवेबल ब्रिजेस। क्या कंसिस्ट करते हैं वो, मूवेबल ब्रिजेस। द वायर AB which is placed along the length of the box its length can be vary using ब्रिजेस। उसकी लेंथ अपन वैरी कर सकते हैं बाय यूजिंग द ब्रिजेस, बराबर ना। यहां पे देखो थर्ड पॉइंट क्या है, यहां पे दिख रहा है आपको एक हैंगर है, और ये हैंगर पे अपन ने क्या ऐड किया है, लोड ऐड किया है। क्या ऐड किया है, लोड। यहाँ पे एक हैंगर है और ये हैंगर के अंदर अपन ने क्या ऐड किया है, लोड ऐड किया है। वो लोड से क्या होता है, जो वायर का टेंशन है वो टेंशन को अपन वैरी कर सकते हैं। वायर के टेंशन को अपन क्या कर सकते हैं, वैरी। तो इट कंसिस्ट ऑफ the hanger in which the load is added. क्या ऐड कर सकते हैं अपन, लोड इज एडेड in order to get the tension in the string. क्या मिलने के लिए अपने को, स्ट्रिंग में टेंशन। क्योंकि आपने देखा था स्टेशनरी वेव, जो वेव फॉर्म हो रही थी स्ट्रिंग के ऊपर, उसकी फ्रीक्वेंसी थी इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट ऑफ T/M। तो टेंशन पे डिपेंड है, तो अपन ने टेंशन थ्रू दिस एंगल अपन ने दिया। समझे, कोई डाउट? पूरा अरेंजमेंट का जो प्लेस किया गया है वो टेबल पे प्लेस किया गया है वो टेबल। तो इतना आप कॉपी कर लीजिए। हो गया, समझा? तो देखो अभी उसको वर्क कैसे करते हैं। देख, वर्किंग ध्यान दो। वर्किंग में क्या है, पहले ये स्ट्रिंग को आपको प्लग करना है। स्ट्रिंग को आप प्लग करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, स्टेशनरी वेव। क्या फॉर्म होगा, स्टेशनरी वेव फॉर्म होगा। तो ये इंसिडेंट स्टेशनरी वेव और रिफ्लेक्टेड ट्रांसवर्स वेव फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, ट्रांसवर्स वेव। तो ये इंसिडेंट ट्रांसवर्स वेव जाएगा, यहाँ पे टकराएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, तो क्या फॉर्म होगा, स्टेशनरी वेव फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, स्टेशनरी वेव। तो क्या करना है आपको, now the string is plugged, transverse wave will be generated in the string के अंदर कौन सा वेव जनरेट होगा, ट्रांसवर्स वेव। the incident transverse wave and the reflected transverse wave forms a stationary wave। क्या फॉर्म करेगा वो, stationary wave। now the string is plugged। स्ट्रिंग को क्या करते हैं अपन, प्लग करते हैं। the transverse wave will be
generated in the string, generated in the string. The incident and reflected transverse wave will form स्टेशनरी वेव. क्या फॉर्म करेगा वो? स्टेशनरी वेव. तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड मिला के क्या फॉर्म करेगा वो? स्टेशनरी वेव. क्या फॉर्म करेगा वो? स्टेशनरी वेव. समझा? अब नेक्स्ट क्या है देखो, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैन बी मेजर्ड with the help of a scale बोलो और वर्नियर कैलिपर बोलो between the two bridges, right? तो आपने को the length of the string and as well as mass per unit length can be measured using a scale or a vernier caliper. ठीक है? Therefore n का फॉर्मूला क्या है? 1/2L √T/m. T भी नोन है. हैंगर से मास पर यूनिट लेंथ काउंट कर लो, मास काउंट कर लो, डिवाइड कर दो. लेंथ तो अपने को देखा ही है. In this way frequency can be determined. frequency को क्या कर सकते हैं अपन? डिटरमाइन कर सकते हैं. समझे? कोई डाउट किसी को? देख लो, इतना कॉपी कर लो. ठीक है. तो देखो कल का जो पार्ट है उसमें अपन डायरेक्टली एक कंटेंट कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन देंगे. इस चैप्टर में एक पार्ट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सितार गिटार. वो एग्जाम में कभी नहीं आता है, तो आप एक बार रीड करो. वही है कि सितार कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है, गिटार कैसे करता है. नहीं समझा तो मैं उस पर भी एक लेक्चर्स दे दूंगा. ठीक है, आज के दिन इतना है.